सूचना में बताया था, 2 अक्टूबर से मैंने जन सुराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा शुरू की है। उसकी शुरुआत आपके जिले पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से हुई और मैं पिछले 12 दिन से, जैसा आपको मालूम है, आपके जिले में चल रहा हूं। हम लोग दिन में करीब 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं और हर तीसरे या चौथे दिन एक जगह रुकते हैं। जब 15 से 20 पंचायत में चल लेता हूं तो इसलिए रुकते हैं ताकि उन 15-20 पंचायतों के लोगों के बारे में, वहां के समस्याओं के बारे में और वहां की संभावनाओं को लेकर जो लोगों से जानकारी मिलती है उसका एक संकलन किया जा सके। जैसा हम लोगों ने घोषणा करी है, आपको मालूम भी है, पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। एक, समाज के मदद से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना और उनको एक साथ एक मंच पर लेकर आना। तो इसके लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं। मैं तो एक रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ करीब 200 मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी, वॉलंटियर गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। उनके माध्यम से लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। पता चलता है कि सबसे निचले स्तर पे कौन से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक तौर से प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनकी समाज में इज्जत है, जिनकी समाज जिन पर भरोसा करता है। ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करना, उनकी सूची बनाना, उनसे मिलना और अगर वो तैयार हो तो उनको अपने साथ जोड़ना। दूसरा जो विषय हम लोगों ने उद्देश्य के तौर पे बताया है कि पदयात्रा का एक उद्देश्य ये है कि हर पंचायत का वहां की लोकल समस्याओं के आधार पर एक मैनिफेस्टो बनाया जाए। जमनिया में बंदर की समस्या है, कहीं कटाव की समस्या है, गौनाहा में कोई दूसरी समस्या है, भितिहरवा मैनाटाल में दूसरी समस्या है। हर पंचायत में, जैसे अभी तक करीब हम लोग 40 से ज्यादा पंचायतों का डिटेल्ड मैनिफेस्टो बना चुके हैं। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि पदयात्रा खत्म होने के बाद बनाएंगे। जब हम लोग चल रहे हैं तो हर तीसरे दिन, चौथे दिन रुकते हैं ताकि जो 10 पंचायत, 8 पंचायत, 6 पंचायत हैं, वहां से जिन लोगों का नाम आया, समाज से जिन लोगों का नाम पता चला, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मिल सकूं। उनके जो आगे की जर्नी है या आगे वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको जोड़े, उनकी भूमिका उनको बताए। साथ साथ जब मैं रुकता हूं तो उन पंचायतों का मैनिफेस्टो भी, वहां की समस्याओं और के आधार पर एक प्राथमिकता की मैनिफेस्टो भी हम लोग बना लेते हैं। और एक जो इसका तीसरा पहलू है, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग अलग तरह के सुझाव, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लोग देते हैं। उसको भी हम लोग संकलित करते जा रहे हैं, क्योंकि पदयात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि जब पदयात्रा खत्म हो तो बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण पहलू हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे 10 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाना है, जिसमें लोगों का इनपुट हो, लोगों के सुझावों को शामिल किया गया हो और उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को उसमें जोड़कर एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए, ताकि जनता के साथ ये साझा किया जा सके कि भाई, अगर मौका जनसुराज को मिलता है, जनसुराज के पास वो अवसर कभी आता है, तो जनसुराज के लोगों को ये पता होगा कि हर पंचायत में कौन सा काम करना है। उन्हें ये पता होगा कि किन लोगों को साथ में लेकर चलना है और उन्होंने आपके साथ ये भी बताया हुआ होगा कि बिहार के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण 10 क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कौन कौन से काम किए जाएंगे और कैसे किए जाएंगे। तो मोटे तौर पे यही अभी तक की जो हम लोग का अनुभव रहा है। 2-3 बातें जो मैंने अनुभव करी है, जैसे लोग ये बताते रहे कि भाई आप पदयात्रा में जाइएगा तो नया आपको क्या पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जो एक सबसे बड़ी मेरी लर्निंग अभी तक रही है, अभी पिछले 12-13 दिन पैदल चलने के बाद, कि गाँव में मैं देख पा रहा हूं कि काम करने वाले उम्र के जो पुरुष हैं, उनकी संख्या बहुत कम बच गई है।
गाँव में जब हम लोग जा रहे हैं तो या तो वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं मिल रही हैं, बहुत छोटे बच्चे मिल रहे हैं, या फिर बुजुर्ग लोग मिल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में पलायन करने वाले लोग, जो काम करने की उम्र में जो लड़के हैं, वो ज्यादातर लोग गाँव में नहीं रह रहे हैं। दूसरी बात जो हम लोगों ने फर्स्ट हैंड देखा कि जैसे ही आप नेशनल हाईवे से उतरते हैं तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक ये भावना जो लोगों की बन गई है कि पिछले इस अभी की जो नीतीश जी की सरकार है इसमें सड़कें बन गई हैं, ऐसी बात नहीं है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति, आप लोग भी पत्रकार होने के नाते इसको देखते होंगे, तो मेरा दूसरा अनुभव ये रहा कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति करीब करीब वैसी ही हो गई है जो लालू जी के जमाने में कभी होती थी। तीसरी बात जो हम लोगों ने देखा कि बिजली को लेकर, बिजली बिल को लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं। बिजली आ गई है, लेकिन जो बिजली के बिल हैं, 2 बल्ब जलाने वाले को 5,000, 8,000, 20,000, 30,000 का बिल आ रहा है। लोगों को उसको लेकर लोग शिकायत अदालत में जाना पड़ता है और कई महीनों तक दौड़ धूप करने के बाद उनको कुछ राहत मिलती है या कईयों को राहत नहीं मिलती है। चौथा, मैंने जो अनुभव किया, देखा, शायद ही कोई ऐसा विद्यालय मुझे दिखा पूरे रास्ते में जो कि फंक्शनल स्थिति में है। मतलब जो सामान्य एक विद्यालय से आप गुजरते हैं, उच्च विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, +2 स्कूल है, क्लास लगी हो, घंटी बज रही हो, प्रेयर हो रहा है, असेंबली हो रहा है, क्लास हो रहा है, ऐसा बहुत कम स्कूलों में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग है, कुछ बच्चे भी यहाँ यदा कदा दिखते हैं, लेकिन सुचारू रूप से फंक्शनल स्कूल जो है वो बहुत कम संख्या में मुझे दिखते हैं, क्योंकि हर दिन हम लोग कम से कम 3, 4, 5 स्कूल को क्रॉस करते हैं, वहां रहते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। जैसे दोपहर का खाना तो मैं कहीं ना कहीं स्कूल के ही प्रांगण में बैठता हूँ। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहां पर कि शिक्षक भी हैं, बिल्डिंग भी है और बच्चे भी हैं, और सब मिलकर पढ़ाई का कुछ कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम है। बाकी जो यहाँ लोकल समस्याएं हैं, नरकटियागंज में लोगों ने बताया जो छोटी लाइन का मामला है, लोगों ने बताया डिग्री कॉलेज नहीं है, कटाव को लेकर लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है, जमनिया और बजरा में जो पानी नहीं है उसको लेकर लोगों ने बात कही है। जो जनरल बातें हैं मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, अफसरशाही को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और जो सरकार की समस्या बांध पे जो रोक है उसको लेकर, और उसके आर्थिक जो इफेक्ट हैं, लोगों का रोजगार पर जो उसका असर पड़ा है। जैसे कई जगह पर लोगों ने बताया कि इंदिरा आवास योजना में जो भ्रष्टाचार है वो तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार के बाद भी जो पैसा लोगों को मिलता है, बालू के नहीं उपलब्ध होने की वजह से लोग इंदिरा आवास में जो पैसा मिल रहा है उससे घर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि करीब करीब 60 से 70% पैसा उसका बालू में ही लग जाएगा अगर वो सही तरीके से बालू खरीद कर अपना घर बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह की सारी समस्याओं से लोग रोज बता रहे हैं। अभी चलना शुरू किया है, कोई बहुत बड़ा दावा मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जहां भी जा रहे हैं लोग मिल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। बाकी आपका जो अनुभव है, आपके जो सवाल है, आपका उसका स्वागत है। धन्यवाद। बलथर में जो डीजे कांड में भी जो मामला है उसमें बहुत निर्दोष उसमें फंसे हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बलथर को अभी जैसे आपने देखा, अभी आए हैं सारे लोग, मुझे बैठे हुए थे बलथर में, और यहाँ पर जो गांव है बगल में जहाँ पर के आर्यनगर और बलथर के करीब 800 से ज्यादा परिवार उस पूरी घटना से पीड़ित हैं, या ऐसे समझिए अफेक्टेड है। घटना मार्च में हुई है, जहां तक मेरी जानकारी में है। 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक समाज की ओर से और एक समाज का एक व्यक्ति जिसकी दुखद मृत्यु हुई, और एक प्रशासन की ओर से हवलदार की मृत्यु हुई है। दोनों ओर से बहुत टेंशन है। जो लोग मिले हैं मेरे से, आपने अभी सुना भी होगा, मैं उनको यही सुझाव दे रहा हूं कि जो कुछ भी इसको आगे करना है शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में जो अविश्वास का माहौल है, जो डर का माहौल है, सबसे पहले उसको खत्म करने की प्राथमिकता है। हम लोग अभी जो मैंने सुझाव दिया है कि जो 700-800 परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो एक साथ में मिलकर एक समिति बनाएं। कम से कम कोई 10-8 उसमें से जो लोग भी वो नॉमिनेट करेंगे, वही लोग व्यवस्थित तरीके से
शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से भी बात करें और जो लीगल इसमें कार्रवाई हो सकती है उसको भी करें, ताकि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में अविश्वास और डर का जो माहौल है उसको ठीक किया जा सके। और जो दोनों पीड़ित परिवार हैं उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वहीं प्रशासन की तरफ से मतलब कोई घटनाएं होती है तो पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, और पब्लिक का होता है तो उसका तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। जहां तक आपको हम बता दें, शिकारपुर थाना क्षेत्र का एक मामला है जहां पैसे वसूली को लेकर के, जो शराब में को लेकर के, हफ्ता वसूली को लेकर के वहाँ एक घटना हुआ था, जो आपस में चौकीदार आपस में भिड़ गया था, जहां देसी कट्टा भी निकला हुआ था, जो शिकारपुर थाने में भी जब्त किया गया है। उसका कांड संख्या 746 है, उस पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अब वही आम पब्लिक का रहता तब तक उसके लिए ठीक बात है। देखिए, ये तो प्रशासन को लेकर जो पब्लिक का अनुभव है वो तो स्वाभाविक है। बिहार में एक जनरल आप सुनते ही हैं कि अफसरशाही का बड़ा दबदबा है। लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार अफसर ही चला रहे हैं, और जहां पर भी थाने की पुलिस की बात होती है तो एक एडिशनल लोगों के मन में डर भय होता है। यहाँ पर भी जो देखने से प्रतीत होता है कि जो कुछ भी घटना हुई उसके बाद प्रशासन ने बहुत कड़ाई से, या ऐसे समझिए कि थोड़ा इनसेंसिटिव होकर लोगों से जिस तरह से व्यवहार हुआ है, जो मैं सुन रहा हूं, जो लोगों ने बताया, मैं खुद गांव में गया था, एक शहीद परिवार की जो महिला है, जो विडो हैं, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सही है। गैर जरूरी तो जरूर है, पुलिस के अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन आप घर में घुस के गांव में अंधाधुंध लाठीचार्ज करेंगे, परिवार के लोगों को, अलग अलग ग्रामीणों को खींचकर उनके घरों से मारपीट करेंगे, वो तो प्रजातंत्र में संभव नहीं है। लेकिन ये घटना मार्च की है। अब मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैंने यहाँ भी लोगों को यही बताया कि देखिए, जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो आएंगे, इसको हवा देंगे, अपनी राजनीति करने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास ये है कि अगर मेरी बात वो मानते हैं, अगर मानते हैं ग्रामीण, जो उन्होंने कहा है कि वो मानेंगे, तो मेरा प्रयास ये है कि सबसे पहले ग्रामीणों और सरकार, यहाँ जो लोकल प्रशासन है, थाना है, उसके बीच जो अविश्वास और डर का जो माहौल बना हुआ है, पहले उसको सुधारा जाए। रास्ता वहीं से निकलेगा। जो लोग लीगल कार्रवाई का हिस्सा बन गए हैं या लीगल कार्रवाई में फंसे हैं, उनको वैधानिक जो मदद दी जा सकती है, मैंने कल बेलथर के अपने चौक के भाषण में भी कहा है, उनको जो भी कानूनी मदद दी जा सकती है वो मदद दी जाएगी। और तीसरा पहलू ये है कि दोनों ओर से एक एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है, उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक हाल में सर, जो बाघा प्रखंड में भी आदमखोर बाघ 9 लोगों को भी जान ले चुकी है, लेकिन उसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा हाथापाई भी हुई थी, जिसको लेकर के 125 लोगों पे नामजद किया गया और 1000 पे आपको अज्ञात भी डाला गया है, लेकिन उसमें 9 लोगों की भी जान चली गई थी ना। उस घटना की मुझे जानकारी नहीं है। मैं बगहा जाऊंगा तभी उस बात की गंभीरता या उसको सही मायने में समझ पाऊंगा। आदमखोर बाघ की घटना जैसे आप लोगों के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिली है, मुझे जो जानकारी है कि 2 या 3 दिन पहले उसको मार दिया गया है। स्वाभाविक तौर पे जो लोग उससे हताहत हैं उनको बहुत दुख होगा, लेकिन उस व्यक्तिगत जिस बात की आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसकी मुझे कोई जानकारी अभी नहीं। 25 दिन तक वहाँ रेस्क्यू टीम चला वो बिहार का, लेकिन वही नेपाल के जो टीम आया वो 4 घंटे में मार गिराया। भाई मैं तो मतलब बाघों का विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं ये जरूर जानता हूँ कि भाई यहाँ कोई आदमखोर बाघ था जिसकी वजह से लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। अब वो घटना पीछे है, बाघ को मार दिया गया है, आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा ही प्रयास होना चाहिए। सर, अभी तक आपने पद यात्रा का 100 किलोमीटर पार कर चुके, 100 किलोमीटर इन 100 किलोमीटर में जो चंपारण की यात्रा आप जब कर रहे हैं, तो 100 किलोमीटर के एरिया में लोग की मूल समस्या आपकी नजर में क्या निकलते हैं चंपारण में? देखिए, मैंने समस्याओं की तो पूरी आपको फहरिस्त बताई। देखिए, मूल समस्या जो एक सरकार के प्रति उदासीनता जो है, अफसरशाही और भ्रष्टाचार, ये बात तो हर जगह
आप किसी भी वर्ग से जाकर बात करें, यहाँ तक कि जो लोग सरकार में शामिल हैं, जिन दलों की सरकार अभी है, उन लोगों से भी जब बात होती है तो वो भी ये बात बता रहे हैं कि इस सरकार को लेकर एक धारणा बन गई है कि इस सरकार में अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे के आप कोई काम करा नहीं सकते हैं, और उसी की वजह से कहीं न कहीं सरकार के प्रति अविश्वास वो बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग को सुनने देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरे बिहार में ऐसा है नहीं है, ये तो जब मैं जैसे जैसे आगे चलूंगा तब बताऊंगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो जनरल समस्या है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि पंचायत वाइज या प्रखंड वाइज लोगों ने किन किन समस्याओं के बारे में अभी तक मूलतः बात करी है और क्या क्या मैंने स्वयं से देखा और अनुभव किया है। और आपने गमलाहा का टूर कर चुके हैं जी, वहाँ पर पूर्व के जमाने में सफेद सोने के नाम से जाना जाता था, जो पत्थर वाली बात, पत्थर खनन होता जी, जिससे लोग को रोजगार मिलता था। जी, यहाँ के लोग को पत्थर घर बनाने में सस्ता पड़ता था, जी, जो अभी उसको पूर्व की सरकार के द्वारा, लालू जी की सरकार, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो अभी तक लोग का रोजगार भी वहाँ बंद हो गया और यहाँ महंगी दाम में बेटर पत्थर भी खरीदना पड़ रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने आपको अपने वक्तव्य में ही बताया कि ये पूरा जो थरवट का एरिया है उसमें हर जगह लोगों ने पत्थर वाली बात जरूर बताई है। और यहाँ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया हुआ है, लेकिन बिहार सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है, तो बड़ी संख्या में जो लोग जंगलों से सीधे जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया कि वो लकड़ी नहीं ले सकते हैं, वहां से बालू मिट्टी नहीं ले सकते हैं, जंगल का जो भी रिसोर्स है जो उनका कानूनी अधिकार है उस पर भी रोक है। लेकिन ऐसे लोग जो जंगलों से सीधे नहीं जुड़े हैं लेकिन समाज के हिस्सा हैं, ऐसे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने ऐसा बताया कि पत्थर के काम को रोकने की वजह से इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा धक्का लगा है, लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हुई है, रोजगार के जो हजारों अवसर थे वो खत्म हुए हैं, उसके बाद यहाँ से पलायन बढ़ा है, लोगों का घर बनाना, उनका बिजनेस करना वो और कठिन हो गया है। ये सारी बात लोग बता रहे हैं। सर, पद यात्रा की शुरुआत आपने चंपारण से ही की थी, दूसरे स्थान भी आप चुन सकते थे, क्या चंपारण से इसलिए करी है कि पूरी जो जन सुराज की परिकल्पना है वो कहीं न कहीं गांधी जी उनकी सोच और उनके बताए हुए मार्गों को मूल में रखकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने को लेकर है। तो जब अगर आप गांधी जी की सोच या उनके बताए हुए मार्ग को मूल में रखकर कोई काम या कोई प्रयास कर रहे हैं और बिहार में कर रहे हैं तो उससे उस नजरिए से चंपारण जो गांधी जी की कर्म भूमि रही है, चंपारण से बेहतर जगह कौन हो सकती थी, इसीलिए चंपारण से शुरू किया। बहुत सारे सर राजनीतिक लोग यहाँ आते हैं चंपारण बिहार, यहाँ के लोगों की जो उन लोग की जो सीधापन है, जो उन लोग की जो अच्छाइयाँ है उसको सर यूज करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन चंपारण का विकास आज तक सर नहीं हुआ जो होना चाहिए। कहीं भी काम जाते हैं देखे होंगे सर, अभी भी लोग जो पटपटियों में हैं या बहुत गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी, विकास के नाम पे सर वोट तो पाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, बहुत ज्यादा गरीबी है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि लोग वोट ले लेते हैं काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ चंपारण के लिए तो है नहीं, पूरे बिहार के लिए है, लोग वोट ले लेते हैं। देखिए, मैं अपने हर मीटिंग्स में भी ये बात कह रहा हूँ, जो नेता कर रहे हैं, दल कर रहे हैं, वो तो उनकी गलती है, ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के स्तर पर भी इस सोच को, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जो पूरा अभियान है, वोट तो हम मांग नहीं रहे हैं, पार्टी हमने बनाया नहीं है, लोगों को यही जाकर बता रहे हैं कि अगर आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, झंडे के नाम पर, चेहरे के नाम पर वोट देते रहेंगे तो आपका विकास कैसे संभव है। आपने वोट दे दिया जात के नाम पे तो फिर आप स्कूल क्यों ढूंढ रहे हैं, अगर आपने वोट दे दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर तो फिर आप विकास और रोजगार क्यों ढूंढ रहे हैं। लोग बताते हैं कि हमको नेताजी ठग कर चले गए, लेकिन अगर आप यहाँ के विधानसभा और लोकसभा के जो लोग सदस्य चुने हुए हैं आप देखेंगे तो एक एक आदमी 4-4, 5-5 बार से जीत कर आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, कोई आपको एक बार ठग सकता है, 2 बार ठग सकता है, 3 बार ठग सकता है। अगर आप 5 बार किसी के द्वारा ठगे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें सहभागी हैं, दोषी हो या ना हो। आपके जो दोनों लोकसभा के प्रत्याशी हैं, ये और इनके पिताजी
लोगों का अगर आप दौर देख लीजिएगा तो 25-25-30 साल से यही लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि उन्होंने धोखा देके वोट ले लिया, वो पूरी सच्चाई नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में भी ये चेतना आनी चाहिए कि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है या आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, अगर आप उसको लगातार वोट करते रहेंगे तो स्थिति कैसे बदलेगी? नहीं बदलेगी। सर, यहाँ पर जिस तरह से लगातार हमले भी हो रहे हैं, आप पर पर्सनली अटैक भी हो रहा है, आप पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि इतना पद यात्रा हो रहा है, कौन क्या कर दे रहा है, क्या ले रहा है। सर, आप पर जो आरोप लगे उसको कैसे आप देख रहे हैं? भाई देखिए, कौन क्या आरोप लगा रहा है इससे कोई मतलब है नहीं। अगर आपका तात्पर्य इस बात से है कि पदयात्रा को करने के में जो रिसोर्स लग रहा है, जो पैसे लग रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, जी। मैंने इस बात को 100 बार पहले भी बताया है कि पदयात्रा को करने, मैं 10 साल, मैं कोई मंत्री विधायक हूँ नहीं, मैं यहाँ कोई अफसर था नहीं, तो चोरी का तो सवाल ही नहीं है। मैं, पूरी दुनिया जानती है कि 10 साल तक मैंने राजनीतिक तौर पे 10 साल में बहुत देश के अलग अलग हिस्सों में मैंने काम किया है। मैंने आज तक किसी से कोई फीस नहीं ली। अब जब मैंने बिहार में प्रयास किया है तो जिन लोगों को भी पिछले 10 साल में, जिन पार्टियों को, जिन नेताओं को मैंने मदद की, जो आज वहाँ सत्ता में हैं या वहाँ अपने राज्यों में बड़े दल हैं, जिन लोगों को मैंने मदद पास्ट में की है, उनसे मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ बिहार में ये प्रयास कर रहा हूँ, इसमें आप हमारी मदद कीजिए। तो अगर आपकी बिहार में सरकार है, जदयू का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आज तक जदयू 25 साल की पार्टी है, बिहार जीत नहीं सकी। आधे सूधे यहाँ सरकार में है 17 साल से। अगर वो अपनी पार्टी चलाने के लिए, आधी लंगड़ी सरकार अपनी पार्टी चलाने के लिए रिसोर्स का जुगाड़ कर सकते हैं, तो हमारे मदद से तो आज देश में 6 चीफ मिनिस्टर हैं, पूरे पूरे राज्य चला रहे हैं, तो हमको उतनी मदद वो नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसके आगे की जो बात है, अगर पार्टी बनेगी, अगर चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने उसके लिए बताया है कि जो रिसोर्स की, जो पैसे की जरूरत है, वो समाज से ही पैसा लिया जाएगा। मैं क्राउड फंडिंग का भारत में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करने जा रहा हूं। 1 महीने के अंदर, या ऐसा आप समझ लीजिए कि नवंबर के आसपास इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, उस योजना को लागू करेंगे, ताकि बिहार का आदमी, जो कोई भी बाहर है, अगर 100 रुपया भी देना चाहे तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा बैंकों से पैसा वो दे सकता है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को इससे मैं जोड़ूंगा और उन्हीं के दिए हुए योगदान से, आर्थिक योगदान से आगे की बात की जाएगी। लेकिन ये जो पदयात्रा का खर्च है, ये पहली बात की बहुत बड़ा खर्च नहीं है चुनाव के नजरिए से। और मैंने 10 साल काम किया है, 6 राज्यों में जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके सरकार में आने में मैंने कंधा लगाया है। ये थोड़ी बहुत मदद भी लोग करेंगे तो ये काम हो जाएगा। सर, आपने बता रहा है कि ना हमको नेता बन, हो रही है मजदूरी की, इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, पलायन की जो स्थिति है, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, सीधा सीधा सरकार दोषी है। इसलिए दोषी है कि पलायन, अगर आप बिजनेस करने जाते हैं, कहीं फैक्ट्री लगाने जाते हैं, बाहर कोई बड़ी नौकरी करने जाते हैं, तो उस पलायन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार से जो बाहर लड़के जा रहे हैं, वो तो 10 से 15 हजार रुपया, 20 हजार रुपए की मजदूरी करने जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? आप यहाँ चंपारण में बैठे हुए हैं, यहाँ गुजरात से तो कोई मजदूरी करने नहीं आ रहा है, तमिलनाडु, पंजाब से कोई मजदूरी करने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उन राज्यों में भी भ्रष्टाचार है, वो राज्य भी इसी संविधान के दायरे में चल रहे हैं जिस संविधान से बिहार में व्यवस्था चल रही है। ऐसा इसलिए है कि उन राज्यों में भी गरीबी है, वहां भी भ्रष्टाचार है, लेकिन वहां की सरकारों ने इतनी व्यवस्था जरूर कर दी है कि 10, 15, 20 हजार रुपए की मजदूरी के लिए आपको अपना परिवार, अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता है। बाकी अगर उससे ज्यादा कुछ चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बिहार में कहीं ना कहीं वो व्यवस्था पिछले 30-40 साल में बनी नहीं है। पूरे पूरे इतने बड़े बड़े जो जिले हैं, 40 लाख 45 लाख के पॉपुलेशन पे 1-2 भी फैक्ट्री यहाँ पर उद्योग नहीं है, जो कृषि पर लोग आधारित हैं। देखिए, मैं जो घूम रहा हूँ, इतनी मजबूत कृषि मैंने बहुत कम जगह में आपको बिहार में दिखेगी। 1-1 इंच में ईख या धान की खेती हुई है, कोई खेत खाली नहीं है। इसके बावजूद इतनी गरीबी क्यों है? जो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, जो समझ पाया हूँ, उसकी 2 वजह है। एक तो जो खेती कर रहे हैं, वो खेती उनके लिए लाभदायक नहीं है।
उनका जो लागत कॉस्ट है वो इतना ज्यादा है। अगर आप 277 का यूरिया 700 रुपए में खरीदेंगे तो स्वाभाविक तौर पे आपका लागत बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरा जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकारी धान की कीमत है 1950 रुपए, 1930 के आसपास, और यहाँ पर जो किसान है वो धान बेच रहा है 1350, 1400 रुपए में। तो आप ये बताइए कि आप 3 गुना ज्यादा दाम में खाद खरीद रहे हैं और 30 से 40% कम दाम में अपना धान बेच रहे हैं, तो आपको उस खेती से फायदा कैसे होगा। दूसरा मुझे जो यहाँ समझ में आएगा कि जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम लोगों के हाथ में है। मतलब 5% लोग हैं जो करीब करीब 70-80% जमीन उनके पास है, और जो ज्यादातर लोग हैं वो गरीब ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो उन खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। इसीलिए हम आप जब इस इलाके को घूमते हैं देखते हैं कि बहुत उपजाऊ जमीन है, खेती हुई पड़ी हुई है, कोई जमीन खाली नहीं है, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इसकी 2 मूल वजह यह है कि जो कृषि है बिहार में, खासकर इस एरिया में जो कि बाढ़ से अफेक्टेड नहीं है, पर ईख की खेती कर रहे हैं, वो कुछ पैसा कमा रहे हैं। अदरवाइज जो धान वान की खेती कर रहा है उसको कोई बहुत बचत नहीं है। और लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत डिस्टॉर्टेड है। कुछ लोगों के हाथ में ज्यादातर जमीन है, ज्यादातर सामान्य जनता जो है वो भूमिहीन मजदूर के तौर पे काम कर रही है, इसलिए बहुत ज्यादा गरीबी है। उद्योग है नहीं ताकि वहां जाकर मजदूरी करके कुछ ज्यादा कमा लें। जैसे कृषि के क्षेत्र में लोगों ने मुझे यहाँ बताया कि ज्यादातर जगहों पर 100 से 200 रुपए मजदूरी है। कई जगहों पर तो दलित परिवारों ने मुझे ये बताया कि आज भी यहाँ नगद में मजदूरी नहीं मिलती है, उसको 5 सेर अनाज मिलता है। तो बहुत बड़ी संख्या में खासकर मुसहर समाज के लोग मुझे मिले, उनके जो घरों की स्थिति है, जो दलित समाज के यहाँ लोग, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं वो भूमिहीन हैं, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनके पास उद्योग यहाँ कोई यहाँ है नहीं कि जिसमें वो नौकरी कर सके। और कृषि के क्षेत्र में जो मजदूरी है वो आज भी बहुत कम है, या न्यूनतम मजदूरी जो सरकारों ने तय किया है उससे भी बहुत नीचे है। और जो मैंने गांव में देखा कि मनरेगा को लेकर ज्यादातर जगह पर लोग यही बता रहे हैं कि मनरेगा का काम या तो नहीं चल रहा है, या अगर चल रहा है तो पैसे समय पर लोगों को नहीं मिलते। आखिर उन लोगों की समस्या दूर कब होगी, कैसे होगी? लोगों की समस्या दूर कैसे होगी, यही बात तो बताने निकले हैं। लोगों की समस्या दूर तब होगी जब व्यवस्था का परिवर्तन होगा, और व्यवस्था का परिवर्तन तब होगा जब सत्ता का परिवर्तन सही लोगों के साथ में होगा। समाज जब जगेगा, समाज जब समझेगा, अपनी वोट की कीमत को समझेगा, जब वोट लोग अपने और अपने बच्चों के भविष्य के आधार पर देंगे, जब लोग वोट इस नाम पर देंगे कि हमारे लिए स्कूल कौन बनाएगा, सड़क कौन बनाएगा, रोजगार कौन देगा, अस्पताल कौन बनाएगा, तो अगर उस आधार पर वोट पड़े तो सही लोग चुनकर आएंगे, उसी से व्यवस्था बदलेगी, उसी से स्थिति बदलेगी। सर, आप जो बता रहे हैं कि ना हमको नेता बनना है, ना मंत्री बनना है, ना किसी पार्टी से हमको आना है, ना हमको मतलब मैंने ये कहा है कि ये जो पूरा जन स्वराज का अभियान है, आज तो राजनीतिक दल है नहीं। अगर ये सारे लोग, जो पूरा प्रयास है, जो पहला उद्देश्य है कि समाज से 40-50 हजार सही लोगों को निचले स्तर से ढूंढकर समाज की मदद से निकाला जाए और उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए, वो लोग जब एक साथ एक मंच पर आएंगे तो वही लोग तय करेंगे कि दल बनाया जाना है कि नहीं बनाया जाना है। मैंने ये जरूर कहा है कि अगर दल बनता है तो वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे, वो दल किसी परिवार, किसी व्यक्ति, किसी समाज का न होकर उन सारे 40-50 हजार लोगों का होगा जिनको इस पूरी पदयात्रा और इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से समाज की मदद से ढूंढ कर निकाला गया होगा। वही लोग मिलकर दल बनाएंगे, वही लोग उस दल को चलाएंगे, वही इस दल के संविधान को बनाएंगे, वही लोग ये तय करेंगे कि इस दल में पदाधिकारी कौन होंगे, वही लोग तय करेंगे कि दल की प्राथमिकता क्या होगी, वही लोग तय करेंगे कि दल में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति के दल बना देने से, प्रशांत किशोर अगर एक नया दल बना देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? पहले से दल बने हुए हैं, एक दल मैं भी बना दूंगा, उससे क्या बदल जाएगा? उससे कुछ नहीं बदलने वाला है। जब तक समाज नहीं जगेगा, जब तक लोग अपनी बात, अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, तब तक आप बिहार को बदल नहीं सकते हैं।
मुझे मालूम है कि आप लोग को ऐसी, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो सारा आप पोएट्री कर रहे हैं, ये समाज में हो नहीं सकता है, लेकिन आप बिल्कुल देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं। आप 10 दिन मैंने पैदल चला है, मैंने कोई रैली नहीं की, कोई धरना नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया। कुछ गांव में गए हैं और कुछ 100 लोगों के साथ चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 10, 20, 50 हजार लोगों को लेकर चल रहे हैं। एक गांव से जब मैं निकलता हूँ तो मैं पीछे के गांव वाले को कहता हूँ कि भाई आप वापस चले जाइए। हम ये संख्या की ताकत दिखाने का जरिया ही नहीं है। फिर भी आप देख रहे हैं इतनी चर्चा क्यों चल रही है। इतने पत्रकार बंधु हैं, आप ही आते हैं बताते हैं भैया बहुत चर्चा चल रही है, आपको भी दिखता होगा। तो क्यों चल रही है चर्चा? आप देख रहे हैं, मुझे कोई धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव कोई नहीं कर रहा है। मैं जिस समाज के भी गांव में जा रहा हूँ या समाज में रहने वाले हर वर्ग के लोग आ रहे हैं मेरे से मिलने। मैं तो कोई मंत्री विधायक हूँ नहीं। कल मैं रात में यहाँ पहुंचा हूँ 10 बजे, रात में 1 बजे तक लोग यहाँ पर घेरे हुए थे। मेरी क्षमता क्या है? मैं तो मुखिया भी नहीं हूँ, सरपंच भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। फिर भी लोग क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर झगड़ा इस बात के लिए चल रहा था कल कि भैया यहाँ चलिए कि हमारा गांव मत छोड़िए। लोगों को ये लग रहा है कि हम उनके गांव चले जाएंगे तो उससे उनकी स्थिति सुधर जाएगी। सच्चाई तो ये है कि उस गांव में जाकर मैं अधिक से अधिक उनसे संवेदना कर सकता हूँ, उनसे सहानुभूति रख सकता हूँ, उन चीजों को देख और समझ सकता हूँ। अभी मेरे पास कोई ऐसा अधिकार तो है नहीं कि मैं गांव की स्थिति सुधार दूं। फिर भी हर गांव का आदमी आकर ये कह रहा है कि भैया एक बार हमारे गांव जरूर आइए। तो ये इस पूरे आंदोलन की या इस पूरे प्रयास की जो ताकत है वो तो आपके सामने है। आप उसको देखिए, जांचिए, परखिए और देखिए कि इसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही है? कौन सी व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था। भाई शिक्षा, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त है, उसमें शिक्षा सबसे ऊपर है। मैंने अपने वक्तव्य में ही बताया कि अभी जो 112 दिन से मैं चल रहा हूँ, मुझे एक भी जगह एक ऐसा स्कूल नहीं मिला, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या अपर प्राइमरी या +2 वाले स्कूल, जहां पर की बिल्डिंग, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों एक साथ हो और फंक्शनल तरीके से काम कर रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले तक रुका हुआ था मैनाटाड़ के हाई स्कूल के मैदान में। वहां पर लोगों ने बताया मुझे कि किसी जमाने में बेतिया का ये 2nd बेस्ट स्कूल होता था, सरकारी स्कूल। वहां पे सारे शिक्षक आए, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग कुल 4 ही शिक्षक यहाँ हैं। सारे जो मिडिल स्कूल थे उसको हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल को +2 कर दिया, पेपर पर ही उत्क्रमित कर दिया गया और उनको बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। कल मैं दोपहर में खाने के लिए जहां रुका हुआ था वो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, आपने देखा होगा। वहां पर एक भी शिक्षक नहीं, एक भी शिक्षक नहीं है। करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, रोड पर बनी हुई है। उस बिल्डिंग का लास्ट उपयोग स्ट्रॉन्ग रूम बनाने के लिए इस जिले में किया गया था। ये हालत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, इसकी जब भी इतिहास जब लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार का ये होगा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद उनके नेतृत्व में, उनके शासन काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके शासन काल का सबसे बड़ा काला चैप्टर, काला अध्याय है। क्योंकि अगर सड़क खराब है तो संभव है कि 2 साल के बाद कोई अच्छी सरकार आए तो सड़क बन जाएगी, लेकिन जब आप शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर देते हैं तो एक पूरा का पूरा जेनरेशन खराब हो गया। जो बच्चा नहीं पढ़ पाया, आज 10वीं में चला गया, 12वीं में चला गया, उसको डिग्री मिल गई लेकिन पढ़ाई तो उसने की नहीं। अब वो जीवन भर कभी भी अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाएगा। मैं एक लाइन में जो मेरा अनुभव है वो आपको बता रहा हूँ। मेरी समझ से बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि जितने स्कूल हैं वो खिचड़ी बांट रहे हैं और जितने कॉलेज हैं वो डिग्री बांट रहे हैं। पढ़ाई दोनों में नहीं हो रही है। जितने कॉलेज हैं, लोग बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं पूछता हूँ किस कॉलेज में हो तो बताते हैं किस कॉलेज में है। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं बताते हैं 12,000। पूछता हूँ कि क्लास होता है कितना? भैया क्लास नहीं होता है, खाली एग्जाम देने जाते हैं, डिग्री मिल जाती है। तो कॉलेज जो है वो डिग्री बांट रहे हैं, स्कूल जो है वो खिचड़ी बांट रहे हैं, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है। सर ये भी देखा जाए कि अब अगर आप अनुमति दें तो इसको खत्म करें हम लोग।
बहुत लंबा हो गया। बाकी अगर आप एक 1-to-1 इंटरव्यू आगे करना चाहेंगे तो समय ले लीजिएगा। मैं आप ही के जिले में हूँ अभी 1 महीने सर, तक। आप पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं या फिर नीतीश कुमार के द्वारा लोगों में दिग्भ्रमित कर रहे थे कि ये प्रशांत किशोर जी का बीजेपी का बी टीम काम कर रहा है पद यात्रा में। देखिए, जो जदयू है या जदयू की लीडरशिप है, ये अपने जीवन के 17 साल नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें 14 साल तो भाजपा के साथ रहे हैं। अभी 1 महीना पहले तक तो नीतीश कुमार खुद भाजपा के साथ थे। पब्लिकली जनता के सामने मोदी जी को महामानव बता रहे थे, 90 डिग्री झुक के उनको प्रणाम कर रहे थे। अब आज वो हमको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि मैं ए टीम हूँ कि बी टीम हूँ। मैं कौन सी टीम हूँ ये आप देखिए, जांचिए, मूल्यांकन कीजिए। मैं जनता का ए टीम हूँ, ना भाजपा का ना नीतीश का। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा मुझे पैसा दे रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुझे पैसा दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस इनको पैसा दे रही है। तो भाई पहले वो आपस में तय कर ले कि मैं किसकी बी टीम हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ जनता की का बी टीम हूँ। जनता ए टीम है, मैं उनकी बी टीम हूँ, और बाकी जो जहाँ है वो अपना सोच ले। मैंने दल बनाया नहीं। आप ये समझिए कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे करने का कुछ असर चल रहा है, उसको चलने दीजिए। आपको इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? छटपटाहट इसलिए हो रही है कि उनको भी पता है कि नीचे है कुछ नहीं। हवा हवाई पर ये पूरा सुशासन बाबू का आपने ढोंग बना रखा है। नीचे से जनता खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। जहां तक जदयू दल का सवाल है तो आपके माध्यम से एक जरूर बात बताना चाहता हूं कि दूसरे दलों का तो छोड़ दीजिए, लेकिन जदयू का भविष्य इस राज्य में 0 है। ये पार्टी खत्म, अब कुछ नहीं इनका बचा है। अगला जब चुनाव होगा उसके बाद ये दल बचेगा ही नहीं। कुछ लोग भाजपा में चले जाएंगे, कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे। जिसको जहां मौका मिलेगा वो चला जाएगा। दल का तो, जदयू का तो नीचे कुछ बचा ही नहीं है। धन्यवाद। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जनाब? अब जनता को तो सुबह शाम